Hello students, welcome again in social science class. Today our topic is agriculture. As we have learned in geography about all the resources, natural resources and man-made. In natural resources, we have learned about the land, soil, water, plants. And now we will learn about the agriculture. It is also a resource, or we can say the source of income और our economy based on the agriculture. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंट्री में, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। मींस एग्रीकल्चर किन फैक्टर्स पे डिपेंड है। और फर्दर हम करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स. So let's begin this chapter. Agriculture. As you all know students, what is our basic requirement? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑब्वियसली फूड. हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. तो वो ज़रूरत हमारी किससे पूरी होती है? एग्रीकल्चर के ऊपर. जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफ़र होता है. In earlier time, in ancient time, the people only their main focus was to develop the basic needs. उनका मेन मकसद क्या होता था? सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना. और वो किससे पूरी करते थे? नेचर से. जैसे बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान. खाने का कैसे? जो अर्ली मैन थे, दे डिपेंड ऑन द नेचर. दे कलेक्ट द फूड, गैदरिंग, हंटिंग या फिशिंग से अपने जो लाइवलीहुड चला रहे थे, अपना फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे. धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा. वो भी एक्सीडेंटली, नोइंगली नहीं, अननोइंगली उन्होंने सीखा था. और आपने 6th-7th में भी पढ़ा है बच्चों कि वाई मोस्टली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द रिवर बैंक्स. जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर रिवर के किनारे पर ही क्यों डेवलप हैं? बिकॉज उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था, जो लाइवलीहुड वो चला रहे थे, उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर थी. और एग्रीकल्चर के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है. तो इसीलिए जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो रिवर के आसपास ही डेवलप हुई थी, ताकि उनकी वाटर की जो नीड है वो पूरी हो सके और वो एग्रीकल्चर कर सकें. So, before doing the importance and other things about the agriculture, we must know what is an agriculture. Agriculture का meaning क्या है? Agriculture दो वर्ड से बना है, लेटिन वर्ड से एग्रो प्लस कल्चर. एग्रो मीन्स लैंड और कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट. सो एग्रीकल्चर मीन्स टू कल्टिवेट द लैंड. लैंड कल्टिवेशन करना. आप लोगों ने आम सिंपल भाषा में कहते हैं खेती बाड़ी करना. किसान खेतों में हल चलाते हैं, फसलें उगाते हैं. येस, दैट इज़ एग्रीकल्चर. बट सिर्फ फसलें उगाना ही एग्रीकल्चर में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर? Agriculture is the science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing. क्रॉप्स की ग्रोइंग तो है ही है, साथ साथ रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक जो कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी रेयरिंग भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है. फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. सो ऑल कंप्राइज दिस कॉल्ड एग्रीकल्चर. It is in science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing. Now, what is the importance of agriculture? एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होती है? एग्रीकल्चर से. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. मीन्स लोगों की रोज़ी रोटी का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर है. इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री. ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ में हम फिर भी कह सकते हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम है. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, विच आर ऑन द इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लाइक इंडिया, जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले से बहुत डेवलप हो चुके हैं बट स्टिल ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट. तो उन कंट्रीज़ के अंदर जो है अभी भी लोग जो है मेन मैक्सिमम पीपल हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. सो क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की? इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. सो इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
Second, agriculture provides or supply food to the people. Number three, it creates huge market for tractors, threshers, harvesters, fertilizers, pesticides and other industrial products. मीन्स बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से ही डेवलप हैं. उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और कहीं यूज़ नहीं होते, सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं. सो इट मीन्स कि एग्रीकल्चर also give employment to the many people or to give a work to many industries like combine, थ्रेशर, ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र. ये सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से ही डेवलप हैं. सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड ह्यूज मार्केट टू देम. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ये तो क्लियर है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोज़गार मिलता है. अब जब लोगों के पास रोज़गार होगा तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड इट अल्टीमेटली हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी. तो गरीबी रेखा को कम करने में मदद मिलेगी. एंड व्हेन वी प्रोड्यूस द लार्ज प्रोडक्शन, हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में. पहले क्या था, फार्मर्स इंडिया में भी ज़्यादातर वो क्या था, अपनी फैमिली या अपनी कम्युनिटी के लिए ग्रो करते थे. लेकिन धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ. अब फार्मर्स उसे मार्केट में सेल करने के लिए भी ग्रो करते हैं. तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है, अपनी ज़रूरतों के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है, फार्मर्स उसे क्या करते हैं या कंट्री की गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसे मार्केट में, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं. और जब हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज़ में सेल करेंगे तो इन रिटर्न वी हैव द trade relation with other countries and we also get the foreign exchange. foreign exchange means कि हमें विदेशी मुद्रा मिलती है. तो इन फ्यूचर जब हमें कभी कुछ ख़रीदना होगा अदर कंट्री से, तो हमारे पास वो फॉरेन एक्सचेंज होगा जिससे हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं. तो किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस होना वो एक पॉजिटिव साइन है कंट्री की डेवलपमेंट का. It also play important role in strengthening global relations by encouraging international trade of agriculture products. जब कंट्रीज़ अदर कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगी तो ऑब्वियसली हमारे उनसे रिलेशंस भी होंगे, अच्छे होंगे, फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो वर्ल्ड के अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. It is the occupation of major people of the developing country. It provides food to the people. It creates huge market for many industries. It provides employment. It helps in eradicating poverty. It enhances trade and earn foreign exchange. And it also strengthens global relations by encouraging international trade of agricultural products. Now next topic is factors affecting agriculture. What are the factors that affect the agriculture? क्योंकि एग्रीकल्चर, ठीक, प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है सब जगह पर, लेकिन सब प्लांट, सभी क्रॉप सभी जगह नहीं ग्रो हो सकते. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो उस पैटर्न को इफ़ेक्ट करते हैं. So agriculture development is possible only in certain regions of the world. It is influenced by various physical and economic factors. So we can categorize all the factors mainly into two categories. First is physical factors or geographical factors and another one is economic factors. So first, physical factors. It contains three factors: relief, climate, soil. नंबर वन, रिलीफ. रिलीफ मीन्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, कि किसी एरिया का लैंड पैटर्न कैसा है. जैसे इंडिया में आप सभी को पता है डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं. सबसे ऊपर नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन एरिया, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स हैं. सो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इन इंडिया. सो विच लैंड फॉर्म इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर? कल्टिवेशन सबसे अच्छी कहाँ पर होगी? Answer is plain area. Plains are more suitable for agriculture than the highlands. Density of population is generally high in plains because it helps in providing cheap labor,
market for farm products. Moreover, it become easier to use modern equipment on the plain region as it is difficult to use machines on the rugged topography. तो इस पॉइंट के अंदर दो बातें पूछी जा सकती हैं आपको. नंबर वन, विच रिलीफ और विच लैंड फॉर्म इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर? plain area. Second question can be asked, why population is dense or highly populated in the plain area? plain area में population क्यों ज़्यादा होती है? Because in India many people depend on agriculture. Most of the people depend on agriculture for their livelihood, and plain area is good for agriculture. मैक्सिमम लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के लिए उन्हें कैसा एरिया चाहिए? प्लेन एरिया. तो जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ लोगों का नंबर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है. इसके अलावा कि अगर उन्होंने अपने कल्टीवेशन को मॉडर्न वे में करना है तो उसके लिए उन्हें स्मूथ एरिया चाहिए, बिकॉज बिग मशीन्स कैन ईजिली यूज ऑन द स्मूथ एरिया, प्लेन एरिया, एज कम्पेयर टू रग्ड सरफेस और द हाई माउंटेन्स. So river basins and delta are more suitable for agriculture than mountainous region. Second one is climate. When we talk about the climate, it contains mainly two factors, temperature and rainfall. हर एक crop के लिए different climate means different temperature और different rainfall required होता है. हर crop के लिए same temperature और same rainfall नहीं होता. Agriculture is highly sensitive to climate variability. For example, wheat is a crop of temperate region and rice grow well in tropical region. राइस के लिए हमें वाटर ज़्यादा चाहिए और वीट के लिए सनशाइन चाहिए. तो दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर. वीट के लिए हमें चाहिए 75 to 100, लेकिन राइस के लिए अगर हमने ग्रो करना है तो मोर देन 150 रेनफॉल चाहिए. सो एवरी क्रॉप हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर दैट सपोर्ट डिफरेंट क्रॉप पैटर्न. ऐसे ही जैसे हमने कहा एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ पर होते हैं? इक्वेटोरियल रीजन में. और एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेंस वेजिटेशन, बिकॉज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज़ वेरी हाई इन दोज एरिया. हैवी रेनफॉल है, टेम्परेचर भी प्रॉपर है इक्वेटर के पास, एंड सो एग्रीकल्चर सीजन इज़ लॉन्ग इन दैट एरिया. सॉइल आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. वाई सॉइल हैज़ इमेंस वैल्यू फॉर द फार्मर्स. सॉइल की फार्मर्स के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है? बिकॉज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट एग्रीकल्चर. Because soil is a combination of two components, organic and inorganic. Chemical composition and fertility of soil differ from place to place, which leads to variation in soil type. Each crop has its own requirement of soil, and according to the soil type, a large variety of crops are grown in different parts of the world. हर एक क्रॉप के लिए अलग टाइप की सॉइल चाहिए होती है. ये नहीं कि सारी क्रॉप्स एक तरह की सॉइल में ही ग्रो होती है. हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. जैसे ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन. या विच सॉइल इज़ गुड फॉर द कॉटन? ब्लैक सॉइल. So alluvial soil and black soil, these are the most fertile soil for the agriculture. Which soil are best for the agriculture? Alluvial and black soil. So these are geographical factors. Now economic factors. Economic factor, first of all, size of land holdings. It is also very important because the economic development और production depends upon the size of field. साइज़ कितना बड़ा है फील्ड का, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगी. जितना बड़ा साइज़ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी. लेकिन जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ लैंड साइज बिग होने की वजह से वो मशीन्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन जो बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया,
तो वहाँ पर साइज़ फील्ड का स्मॉल होने की वजह से लिमिटेड एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके. So size of farms affect the agriculture pattern and the yield per unit per hectare. In densely populated area of the developing countries, farm size is generally very small due to the growing rural population and the law of succession, which led to the fragmentation of land. The small fields are mostly non-economical. इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ लॉ ऑफ सक्सेशन मीन्स लाइक प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है कि एक पिता के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आगे उसके पास 3 बेटे हैं, तो वो उनमें लैंड डिवाइड करेगा, अपने बेटों को प्रॉपर्टी का हिस्सा देगा. तो इससे क्या हो जाएगा, हर बेटे के पास बहुत स्मॉल साइज़ होगा. अगर वो 5 एकड़ ज़मीन पे कल्टीवेशन करेंगे तो वहाँ तो मशीन्स यूज़ करना पॉसिबल होगा, वो इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी. लेकिन जब वही लैंड बट जाएगी, आगे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, तो फील्ड का साइज़ स्मॉल होने की वजह से वो मॉडर्न मेथड अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वहाँ कॉस्ट ज़्यादा और प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉट इकोनॉमिकल. Second is labor. The availability of labor has great influence on cropping pattern of a region. The labor requirement varies from with different crops. हर एक क्रॉप के लिए जैसे सॉइल अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, इसी तरह नंबर ऑफ़ लेबर भी अलग अलग होते हैं. कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर लेबर का काम ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल टी प्लांटेशन है, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ लेबर रिक्वायर्ड है. कुछ ऐसी है जहाँ पर नंबर ऑफ़ लेबर लेस रिक्वायर्ड है. तो जैसे पंजाब और हरियाणा, दीज आर द एग्रीकल्चर स्टेट. सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इन स्टेट्स में की जाती है. तो मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई इन दीज स्टेट्स एज़ कम्पेयर टू द अदर. तो इसी वजह से बाकी स्टेट्स में जहाँ सोर्स ऑफ इनकम कम है या एम्प्लॉयमेंट सोर्स कम है, तो फार्मर्स उन स्टेट्स को छोड़कर पंजाब और हरियाणा में माइग्रेट होकर आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क. अभी आपने कोविड-19 के टाइम में भी देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने फार्मर्स थे जो अपने घरों वापस जा रहे थे, बिकॉज दे वर माइग्रेट फ्रॉम दैट स्टेट टू द पंजाब एंड हरियाणा फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी. In many parts of India, seasonal unemployment exists in rural areas, whereas during the period of sowing and harvesting, there could be shortage of labor. The farmers of Punjab greatly depend on migrant laborers for growing wheat and rice crops. Now, capital. लास्ट इकोनॉमिक फैक्टर दैट इज़ कैपिटल. जितने भी इनपुट्स एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल. द फाइनेंस रेज फॉर द प्रोडक्शन दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल. लाइक HYV सीड्स खरीदने हैं, इरिगेशन सोर्स चाहिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हायरिंग लेबर, मशीन्स, लैंड लीज, फॉडर, फ्यूल, पावर, वेटरनरी सर्विसेज, these require the capital. So cultivation of commercial crops using new technology requires more capital than required in the traditional way of cultivation. तो डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हैं. अगर हम मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, सभी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बिग मशीन्स हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र, तो इट मीन्स इनके लिए हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली कैपिटल जो हमारे कम रिक्वायर्ड हैं. So all these are the factors affecting agriculture. Physical factors that are relief, climate and soil. Economic factor, size of land holding, labor and capital. So today is enough. Tomorrow we will discuss the type of agriculture. Till then, bye.